कभी सप्लीमेंट्स की बात हो रही थी अपनी, कई जी, जी, लोग जी। इसमें डरते क्यों हैं सप्लीमेंट पहले से ही स्टार्ट करने से? इंडिया में तो वॉशरूम में बच्चों को स्टेरॉइड्स के स्टे इंजेक्शन लगा रहे हैं। वरुण गिल एक इन्फ्लुएंसर है इंडिया में, जी। तो उन्होंने भी स्टेरॉइड्स का काफ़ी यूज़ किया और पहले की बॉडी और अब की बॉडी। तो इनके लिए राइट पाथ क्या है? मान लो मैं एक नया इंसान हूं, मैं कभी जिम नहीं गया, जी। तो मेरे लिए क्या स्टेप्स रहेंगे कि यार मैं जाना चाहता हूँ, अंदर से मैं जिम जाना चाहता हूँ। मैंने तो ऐसी ऐसी वीडियोस इंस्टाग्राम पे देखी है, ट्रेनर छड़ी लेके खड़े हुए हैं। हेलो एवरीवन। कनाडा ने लाइफस्टाइल तो चेंज कर दिया, बट हमारी बॉडी क्यों डाउनग्रेड हो रही है? आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस मिथ्स, डाइट कंफ्यूजन और मेंटल हेल्थ के बारे में, और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं अभी भाई। नमस्ते, सत श्री अकाल जी। आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं लक्ष्य मक्कड़। इज़ अ 24 ईयर ओल्ड यंग गाय जो चंडीगढ़ इंडिया से बिलोंग करते हैं, और 4 साल पहले ये मूसो आए थे और आके इन्होंने बहुत मेहनत की, 3 साल की इंजीनियरिंग का कोर्स किया और अब एक अच्छी जॉब कर रहे हैं और साथ के साथ अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखते हैं। पढ़ाई करने के साथ साथ, अच्छी जॉब करने के साथ साथ लक्ष्य एक फिटनेस ट्रेनर भी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे लाइफ इन कनाडा, राइट? कनाडा में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या क्या इनकी स्ट्रगल्स रही, कैसे इन्होंने पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस से निकाली, सब कुछ किया और साथ के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा। क्योंकि अगर ये अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखते तो शायद कहीं ना कहीं ये सब कुछ अचीव ना कर पाते जो लक्ष्य ने आज 24 ईयर्स की एज में अचीव किया है। सो लक्ष्य, वेलकम टू शुभ मेपर टॉक्स। वेलकम लक्ष्य। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप बताएं कैसे हैं? बढ़िया भाई, बढ़िया। कैसा था आज का दिन? सब बहुत बढ़िया था, बस जिम करा और आज सोचा आपके पॉडकास्ट पे आएंगे, बात करेंगे दोनों भाइयों से। अभी दोपहर के 2 बजे हैं जी। तो कितने बजे उठे थे आज सुबह? क्या दिनचर्या थी? मैं आज सुबह 8:30-9 बजे उठा। मैंने भाई को कल बताया था, कल पार्टी थी क्रिसमस की। कितनी देर जिम किया आज? मैं यार 2 घंटे मुझे लग जाते हैं जिम करने में। 2 घंटे? यू गो एवरी डे? या एवरी डे। डोंट मिस अ सिंगल डे, सो 7 डेज अ वीक थिंग। 7 days a week, या। ओके, सो एक सेरोटोनिन रिलीज हो गया ऑलरेडी दिमाग में। नहीं, वो है एक टाइम पे, मतलब मुझे ये नहीं है कि ऑप्टिमल क्या है फिटनेस मेरे लिए, कि हो सकता है मैं 3 या 4 दिन जाऊं तो फिर मेरा मसल ग्रोथ और बेटर होगी, बट एक आदत जब बन जाती है ना, फिर वो रोज ही जाना है। मसल ग्रोथ अगर थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रही है चलता है, राइट? मेंटल हेल्थ उस पर डिपेंड हो जाती है, तो फिर जिम ना आ जाओ तो अच्छा नहीं लगता, फिर सातों दिन नहीं चलता। हाँ, सेटिस्फैक्शन। सबसे पहले लक्ष्य बात करते हैं पर्सनल लाइफ की आपकी, है ना? जी। कि आपने इंडिया में एक मैकेनिकल का डिप्लोमा किया था, उसके बाद आप मूसो से सस्कैचुअन मूव हुए, वहाँ पे आपने कोर्स किया। तो थोड़ी जर्नी की बात करते हैं कि कैसी रही आपकी, क्या क्या हुआ? तो मैं वैसे चंडीगढ़ से ही हूँ और चंडीगढ़ में मैंने डिप्लोमा किया 3 साल का। डिप्लोमा करके मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे बीटेक करनी चाहिए या फिर मुझे जॉब लेनी चाहिए। मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी क्योंकि अपना फील्ड मैकेनिकल था। या तो मैं टॉप कॉलेज से होता अगर किसी से, तो फिर मेरे को लगता कि भाई यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। बट अब डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद कुछ खास जॉब्स नहीं है। बीटेक भी करता कोई आसपास के कॉलेज से ही करता, डिप्लोमा के बाद कोई अपन आईआईटी में तो जा नहीं सकते, और ना मेरा उतना कैलिबर था। सो फिर मैंने सोचा कनाडा में ट्राई करते हैं, क्योंकि कनाडा में आई थिंक मैकेनिकल हो, कोई भी फील्ड हो जहाँ पे काम हाथ का है ना, स्किल है, उस चीज़ की कंपनसेशन मिलती है। इंडिया में ऐसा उस टाइम पे नहीं था। अगर आप मशीनिस्ट हो या मैकेनिकल का कुछ टिपिकल काम है तो उतना वैसा नहीं है। हाँ, आईटी में स्विच कर लो, कुछ आगे निकल जाओ तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उस मैकेनिकल वाली चीज़ को वहाँ पे भी लेबर की तरह देखा जाता है, भले सिविल हो भले मैकेनिकल हो, तो उतनी कंपनसेशन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे ट्राई करते हैं, फील्ड तो चूज़ हो ही गया था। तो फिर यहाँ पे आके मैंने डिज़ाइन का डिप्लोमा किया। डिज़ाइन में सारी चीज़ें सीखी, मैकेनिकल, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चरल। और यहाँ पे मूसजा में जो कॉलेज है ना, सस्कैचुअन पॉलीटेक्निक, इसमें मोस्टली जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उनकी अच्छी बात यह है कि वहाँ पे कोऑप वर्क टर्म्स रहते हैं। सो मैं देख के आया था, कोऑप वाला ही डिप्लोमा मैंने चूज़ किया था। उससे 2 फायदे हो जाते हैं कि एक तो फीस। कोऑप का मतलब जान लेते हैं क्या होता है ना? कोऑप का मतलब पहले 2 साल की पढ़ाई, 1 साल की मैंडेटरी जॉब ट्रेनिंग। नहीं, ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव ट्रेनिंग का मतलब है वो इंटर्नशिप हो जाती है जो स्टडी के बाद होती है, ये बीच में ही चलता है। जैसे मेरा जो प्रोग्राम था वो 2 साल 8 महीने का था, 3 साल ही माना जाता है वो। उसमें पहले आप 1 साल पढ़ाई करोगे, फिर 4 महीने का कोऑप वर्क टर्म लगाओगे, और वो प्लेसमेंट कॉलेज वाले करवा के देंगे। कंपनीज आएंगी, आपको अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है, वो चूज़ कर लेंगे। हमारे में मोस्टली सब बच्चों की लगती है। तो ये स्टडी आवर्स में काउंट होते हैं?
हाँ जी। ओके। सो वहाँ 4 महीने आप ट्रेनिंग करके आओगे, फिर थर्ड सेमेस्टर के लिए आप वापस आओगे, फिर आप फिर दोबारा 4 महीने का वर्क डन, फिर फोर्थ सेमेस्टर के लिए वापस, फिर 4 महीने का वर्क डन, फिर फिफ्थ सेमेस्टर के लिए वापस एंड देन फिनिश। तो अगर अब आपकी मर्जी है वो तीनों वर्क टर्म आपने सेम कंपनी में करने हैं, अलग अलग कंपनियां ट्राई करनी है। मैंने अलग अलग ट्राई करी, मुझे एक्सप्लोर करना था कि कहाँ पे मेरा इंटरेस्ट बैठता है, क्योंकि डिज़ाइन में ऐसा था कि हर चीज़ का डिज़ाइन सिखाया जा रहा है। तो जो मेरी पहली वर्क टर्म थी वो सिविल फील्ड में थी, फाइबर ऑप्टिक अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ डिज़ाइन। तो वो मैंने किया, फिर मुझे वहाँ पे लगा कि अब कुछ और ट्राई करके देखते हैं। मैं वापस जा सकता था वहाँ पे, तो फिर मैंने सेकंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की जॉब ली, फिर थर्ड वाली मैंने मैकेनिकल की ली। फिर मुझे लगा कि कंपनी भी अच्छी है मैकेनिकल वाली और जॉब भी अच्छी है। तो फिर जब मैंने कोऑप वर्क टर्म ख़त्म किया, उन्होंने मुझे ऑफर कर दिया कि इफ़ यू वांट यू कैन कंप्लीट अ सेमेस्टर एंड यू कैन कम बैक एंड देन यू कैन जॉइन फुल टाइम। डन डील। एक सेमेस्टर पहले मेरे पास ऑलरेडी जॉब थी। सो ये जितनी भी कंपनियां होती हैं कोऑप के लिए स्टूडेंट्स को इसलिए हायर करती हैं बिकॉज दे वांट टू हायर प्रोफेशनल्स। तो उनको भी ऑप्शन मिल जाता है 4 महीने की वो स्टूडेंट को ट्राई कर लें कि कैसा है, और स्टूडेंट को भी ऑप्शन मिल जाता है कि वो 4 महीने वहाँ पे काम करके देख ले कि वर्क कल्चर कैसा है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। सो वहाँ से जॉब मिल गई। अब उसके बाद सैस्कटून में मूव हुआ जॉब के लिए। फिफ्थ सेमेस्टर ख़त्म किया, ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, विथ माय 12। अब यहाँ पे मूव हुआ तो अब मेरे को थोड़ा सा पैशन था फिटनेस में, तो मैंने कहा जॉब चल रही है साथ में थोड़ा फिटनेस में घुसते हैं। तो फिर मैंने उधर अपनी स्टडी सर्टिफिकेशन वो सारी चीज़ें ली। यहाँ या। कितना टाइम हो गया मूव हुए? मुझे सैस्कटून में 1.5 साल होने को है। या ये की भी बात कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया से कनाडा, है ना, वो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आ जाते हैं, जी, बिना जी, किसी रिसर्च के आ जाते हैं, आके कोई भी कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर बस पीआर ढूंढने लग जाते हैं। कोई जी। करियर पाथ नहीं बन पाता, कुछ नहीं बन पाता, है ना। तो आपका क्या पाथवे था, क्या सोच के आए थे, क्या रिसर्च करके आए थे? मैं भी ऐसे मिस इन्फॉर्म था शुरू में, बट भगवान है कि क्या है, उन्होंने मुझे थोड़ा सा सही रास्ता दिखाया। कैसे? जब मैं कोविड के टाइम आया था, मैंने ग्रेजुएट हुआ, उस टाइम ये नहीं सोचा कि क्या करने जाना, बस ये था कनाडा चले जाओ, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं बन रहा था। यहाँ कुछ भी करोगे कुछ बन जाएगा एज लॉन्ग एज आपका काम, राइट। सो मैंने उस टाइम गया, ये जो अपने IDP कैनम वगैरह कंसल्टेंट्स होते हैं इनके पास गया, तो इन्होंने मुझे 2-4 कोर्स बता दिए जो नेक्स्ट इनटेक में अवेलेबल हैं। उनकी भी माइंडसेट ऐसी ही है, वो भी ये नहीं सोचते कि आपको किस चीज़ में जाना है। करियर फेयर्स में तो ऐसे ही होता है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बैठे होते हैं। हाँ, वो उन्होंने दुकान खोल रखी है। हाँ। अच्छा कनाडा जाना मिल जाएगा, कितने पैक कर दूं, ऐसे करते हैं वो। हाँ, भेज देंगे, किसी तरह भेज देंगे, अपने आप कोर्स देख लेंगे। अच्छा इसमें हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, यहाँ अप्लाई कर दो, वहाँ अप्लाई कर दो। किसी का नहीं भी हो रहा, वो बीच का रास्ता भी बता देते हैं। हाँ, न्यूजीलैंड जाना मिल जाएगा, कनाडा जाना मिल जाएगा। अच्छा बैंड कम है, तू ऐसे कर ले भाई। बैंड कम है, वो भी मिल जाएंगे। आजकल वो भी नहीं चलता रहा पहले, तो लाख रुपए में बैंड भी मिल जाएंगे आपको। पर उस टाइम उन्होंने मेरे को इस पर्पस से बताया कि जो अवेलेबल है नेक्स्ट इनटेक में, क्योंकि मेरा जुलाई के आसपास मैं ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद कुछ BMC आनी होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने, थोड़ा लेट हो गया था। अब मेरे को था साल भर बाद ना करूँ, जनवरी में निकल जाऊँ, तो उन्होंने मेरे को भी बताया ये जनवरी में इसमें कर दे अप्लाई कर दो। तो उसमें एक में आया था, वो कॉलेज था सडबरी में, ओंटारियो में, कैमरिन कॉलेज। वहाँ पे मोटिव पावर टेक्नीशियन का कोर्स था, मैकेनिकल तो किया, वो मतलब मैकेनिक वाला कोर्स था। तो मैंने कहा ठीक है चलो, नॉट दैट इट्स आइडियल बट बुरा भी नहीं है, पैसा तो मिलेगा, राइट, काम तो शुरू कर ही सकते हैं। सो मैंने कहा ठीक है डन डील। बट लकीली उस टाइम मेरे को गंदा लग रहा था, बट लकीली मेरा वीज़ा टाइम पे नहीं आया। जनवरी में आना चाहिए था, जो लास्ट डेट निकल गई मेरे यहाँ पहुँचने की, उसके बाद वीज़ा आया। फिर मैं सेम डे भी आ जाता तो भी आई वुड हैव बीन लेट फॉर द प्रोग्राम। सो now why do I say it was lucky? क्योंकि I had to defer to the next September intake. It gave me that essential time to think. खाली दिमाग लोग बोलते हैं शैतान का करता, but it was the other way around for me. मैं खाली बैठा तो सोचा कि क्या करने जा रहा था। तो फिर मेरे को लगा यार मैं केमिकल का डिप्लोमा किया, इससे आगे बढ़ना है ना, पीछे थोड़ी आना है। So I should do something else, maybe turn it up, मतलब जीवन जैसे easy बन पाए। पढ़ाई इतनी कर रहा हूँ तो लाइफ easy बने ना। फिर हाथ के काम पे आ गया तो वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगा। Not that I'm saying कि वो गलत है, but मेरे को वो अपस्केल नहीं लगा कि उसके लिए मैं पैसे भर के यहाँ हूँ, राइट। सो
वो जो मेरे को मिला जनवरी से सितंबर का टाइम ना, उसमें मैंने सोचा, फिर मैंने ऑप्शन एक्सप्लोर करे। अब क्योंकि अवेलेबिलिटी का इशू नहीं था, टाइम बहुत था, सितंबर में सारे प्रोग्राम होते हैं, तो फिर मुझे नज़र आया ये वाला प्रोग्राम। और आइडियली मैं ये देख रहा था कि मुझे ओंटारियो या बीसी ना जाना पड़े, क्योंकि पीआर का इशू रहता है। आई वाज गोइंग फॉर अ मोर रिमोट प्रोविंस जहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहे हो, पीआर आराम से मिलता है। एंड लकीली यहाँ पे था। तो ये डिज़ाइन का प्रोग्राम था, यहाँ पे था। और आई थिंक कैलगरी में एक कॉलेज है SAIT, और एक एडमंटन में कॉलेज है NIT। दीज आर ऑल पॉलिटेक्निक्स। और ये अच्छे अच्छे कॉलेज में माने जाते हैं। दीज आर नॉट लाइक जो जैसे ब्रैम्पटन में एक रूम में कॉलेज खोल रखे हैं, डिग्रियां बांट रहे हैं, वैसा नहीं है ये। दीज आर लाइक लेजेंड कॉलेजेस। सो उसमें मेरा नहीं आया था, आई थिंक मेरे मार्क्स कम रह गए थे, यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मुझे अच्छा प्रोग्राम मिल गया, भले थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ, जनवरी से सितंबर हुआ, बट पीआर का काम सॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे बहुत इजीली। जॉब मेरे हाथ में थी ग्रेजुएट होने से पहले, और खर्चा मेरा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, धक्के नहीं खाने पड़े, राइट। मेन चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ना, यहाँ पे आप जब मैं एटलीस्ट आया था, अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी थी, राइट। $800 में 4 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता था। या 800 से 1000 के बीच। 800 में 2 बेडरूम मिलता था, 3 बेडरूम 1000 में, 4 बेडरूम शायद कुछ 1100-1200, एंड बहुत सस्ता पड़ता था। दूसरी चीज़, गाड़ी में आते ही ले सकता था, क्योंकि इंश्योरेंस का उतना इश्यूज़ नहीं है। गाड़ी मिल जाती है आपको ओंटारियो में, बट यू कांट अफोर्ड द इंश्योरेंस, जेब में कुछ नहीं बचता। यहाँ पे द लाइफ हैड बीन कंफर्टेबल एज लॉन्ग एज आई न्यू हाउ टू ड्राइव, राइट। सो वो सारी चीज़ें हो गई, फीस वो आपसे निकल गई। तो करियर पाथ का मैं ये बोलूँगा, अवेलेबिलिटी पे मत चलो। पैसा खर्च के भी आओगे यहाँ पे, अगर धक्के ही खाने हैं तो फिर इससे अच्छा तो घर बैठे, वहाँ पे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सो करियर पाथ थोड़ा सा ये सोच के आओ कि इमेजिन क्या कर रहे हो कुछ खुद को 10 साल बाद। आज स्टार्ट कर लिया, पीआर भी हो जाएगी। लोग पीआर को इतना आइडियलाइज करते रहे हैं कि बस पीआर मिल जाए, बस किसी तरह पीआर मिल जाए। मैं उनसे एक ही चीज़ पूछता हूँ, ये पीआर है, ये पकड़ हाथ में, मिल गई, अब नाउ व्हाट आर यू गोना डू टुमारो? दे डोंट हैव एन आंसर गिवन, क्योंकि इतना तुमने आइडियलाइज कर लिया पीआर को कि पीआर 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 पीआर। जिस दिन हाथ में आ गई ना, उस दिन तुम्हारा दिमाग बौखला जाएगा कि अब क्या करो, कि नाउ यू आर इन द मिडल ऑफ द ओशन, अब तुम बाकी सब जैसे ही हो। है ना, तुमने इतना आइडियलाइज कर दिया, मिल गया, उतनी खुशी भी नहीं होगी। एक दिन 2 दिन पार्टी करोगे, ट्रक का लाइसेंस, हाँ, सिटीजन भी है। हाँ, तो 1-2 दिन पार्टी करोगे तुम, तीसरे दिन तो रियलाइज हो जाएगा भाई ये तो पीआर या तो मिल गई। इतना जितना जो सपना ही तुमने कल तक का रखा हो तो पूरा हो जाएगा ना, थोड़ा तो लंबा रखो। कई लोग तो कार्ड की वेट भी नहीं करते, पोर्टल में अप्रूवल आते ही चलो भाई, एम्प्लॉयर को भी छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, तो वही है कि जिस दिन पीआर हाथ में आ गई, अब समझ आएगा कि हम दुनिया में स्टैंड नहीं करते, ना घर है, ना जॉब है, ना कुछ है। अब वो वापस से इवैल्यूएट करने लगेंगे कि हम अपस्किल करने के लिए क्या करें कि हमें अच्छी जॉब मिले। तो भाई तब कर लेता, तब पैसे दे के आया था। तब टाइम भी था, तब सही डिसीजन ले लेता, माँ बाप के पैसे भी खर्चवाने थे, तो दोनों काम साथ में हो जाते। तो आई अंडरस्टैंड कि उनकी क्या मेंटालिटी है, क्योंकि एक बार मैंने गलती करके देख ली, भगवान ने बचा लिया, वीज़ा टाइम से नहीं आया। सो आई टुक दैट टाइम टू थिंक, और मैं सही रास्ते पे आ गया। तो अगर कोई अभी आना चाह रहा है तो एजुकेशन को प्रायोरिटी दो, क्योंकि पीआर भी उतनी प्रायोरिटी पे नहीं है। रीज़न बीइंग, इफ़ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क जो बहुत यूनिक है, वैल्यूएबल है और मोस्ट डिमांडिंग, हाँ, और आपके एम्प्लॉयर को आपके जैसा दूसरा बंदा नहीं मिलेगा वो काम करने के लिए। वो आपको देगा LMIA, कहीं से वो क्लियर करवा के देगा, वो करवा के देगा, क्योंकि उसका काम नहीं चलेगा आपके बिना। नाउ इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सस्कैचुअन में आपको कोई भी जियोलॉजिकल रिपोर्ट चाहिए, आपको जियोलॉजिस्ट चाहिए, जियो साइंटिस्ट चाहिए, उसके लिए PGO की डेजिग्नेशन होती है। पूरे सस्कैचुअन में कुछ 10-15 जियो साइंटिस्ट होंगे। अच्छा, सो इफ यू आर इन अ फील्ड जो इतना वैल्यूएबल है, आपका बॉस अफोर्ड नहीं कर सकता आपको लूज करना, वो आपको पैसे डाल के भी LMIA देगा, वो कैसे ना कैसे देगा। बट जो काम हर दूसरा कर रहा है, बर्तन मांजने ये भी मान लेगा, वो भी मान लेगा, वो भी मान लेगा, दैट्स अ वेरी रिप्लेसेबल जॉब। सो फिर आपको पीआर के लिए धक्के खाने पड़ेंगे। सो इसलिए मेरी प्रेफरेंस यही थी कि मतलब मुझे यही समझ आया कि अगर पढ़ाई पे ध्यान दे के आओगे, पीआर कहीं ना कहीं से एडजस्ट हो जाएगा। और भाई जो ओंटारियो या ब्रैम्पटन से कहीं से भी मूव होता है बड़े शहरों से यहाँ पे, वो छोड़ के भाग क्यों जाता है? छोड़ के भागने का रीज़न है, मतलब कल्चर में आपको थोड़ा सा ना ब्लेंड होना पड़ता है। ब्रैम्पटन में कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। ब्रैम्पटन में लोग, मतलब इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, आपको हर इंडियन ह्यूमैनिटी मिल जाएगी।
आपको रेस्टोरेंट चाहिए, आपको दाल चावल खाने हैं, आपको मंचूरियन खाना है, आपको जो खाना है वहाँ मिलेगा। सब मिलेगा। यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे अब आप मोमोज ढूंढने निकलोगे कहाँ मिलेगा, राइट। बट यहाँ पे और चीज़ें हैं जो आप एंजॉय करने के लिए कर सकते हो। जैसे अगर सेम चीज़ मैं करूँ, अगर यहाँ पे कोई लोकल बंदा जो यहाँ का सैस्केटून या कैनेडियन बंदा है, वो इंडिया जाके बोले मुझे हेलोवीन मनानी है, तो वो कितना बिजार लगेगा ना लोगों को कि ये क्या बात कर रहा है, दिवाली मना भाई। तो वैसे ही जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, भले ब्रैम्पटन से आ रहे हो, भले इंडियन से आ रहे हो, तो उनको यहाँ पे जो लोग एंजॉय करने के लिए करते हैं वही चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप हेलोवीन मनाओ, क्रिसमस मनाओ, दिवाली भी मनाओ, बट दिवाली भी इनके मनाओ साथ- फॉर श्योर, बट यहाँ पे जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं उनको पता ना यहाँ पे कैसे एंजॉय करना है, Right. सही बात। वो चीज़ें करो। विंटर में एक्टिविटीज़ है, स्कीइंग करने जाओ, कभी इंडियन नहीं दिखते। आप स्केटिंग करने जाओ, आइस स्केटिंग, कभी इंडियन नहीं दिखते। गेम्स देखने जाओ, आइस हॉकी, कभी इंडियंस नहीं दिखते। तो थोड़ा सा अगर हम इनके तरीकों में एंजॉय करने का कोशिश करेंगे ना, इनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है रहने का, तो शायद कर पाएंगे। अगर हम कनाडा में आके इंडिया ढूंढते रहेंगे तो इंडिया से ज़्यादा इंडिया कहाँ मिलेगा, इंडिया जाओ। कहीं ना कहीं डिप्रेशन का भी शायद सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि हम इनके साथ एसिमिलेट नहीं कर पाते, एसोसिएट नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स बनाने हैं यहाँ पे लोकल, आप इंडियन फ्रेंड्स ढूंढोगे, कहीं ना कहीं उनकी भी वही लिमिटेशंस है ना। आगे जाके 4 लोग मिल जाएंगे, बैठ जाएंगे, करेंगे क्या, दारू पी लो, हैं टीवी देख लो, घूम लो फिर लो। अगर बाहर निकलना है फिर स्कीइंग करनी पड़ेगी, फिर स्केटिंग करनी पड़ेगी। वो करने लग गए तो फिर लोकल पीपल वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स विद यू। तो सोशलाइज करने के तरीके हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग उस तरह सोशलाइज नहीं करते जैसे इंडिया में किया जाता है। इंडिया में यह है कि भाई नेबर है हमारा, ऑटोमेटिकली हमारा फ्रेंड हो गया, तो वो बैठेंगे। यहाँ पे लोग इंटरेस्ट पे सोशलाइजेशन करते हैं, कि जो जिम जा रहा है, जिम में आपके 4 दोस्त बन जाएंगे, है ना। जो कोई डांस करने जा रहा है उसके डांस में बन जाएंगे, जो पिलाटेस कर रहा है वहाँ बन जाएंगे, जुम्बा कर रहा है वहाँ बन जाएंगे, जो हाइकिंग कर रहा है पहाड़ पे 4 लोग मिले, चलो नीचे उतर के भी फ्रेंड है। इसीलिए इंडियंस स्नो को ज्यादा लाइक नहीं करते कि यार स्नो पड़ गई अब का घूमने जाए, और वो बैठे रहते हैं, बस क्योंकि- दारू पी लेते हैं। क्योंकि इंडिया में ना ठंड को बहुत रिपेल किया जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, यहाँ पे बहुत टेम्परेचर नेगेटिव में जाता है, -40 भी चला जाता है, -45 भी चला जाता है। जुकाम कितनी बार होता है हमें साथ? नहीं होता, बिगनिंग में होता है यूजुअली, बस नहीं जब होता। ठंड होनी होती है। नहीं हुआ। इंडिया में 6 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री पे जुकाम हो जाता है। व्हाई? उसका रीजन ये है कि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, हवा में इन्फेक्शन इतने ज़्यादा हैं। ठंड का सिर्फ इतना रोल होता है कि वो आपका जो एंटीबॉडीज है ना, उनको एक्ट करने से थोड़े टाइम के लिए सप्रेस कर देता है। ठंड आपका सिस्टम सप्रेस कर देगा कि जो वो इन्फेक्शन है उससे आपकी बॉडी उतनी एफिशिएंटली नहीं लड़ पाएगी जितना एक 38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर में लग सकती है, राइट। तो यहाँ पे भले टेम्परेचर कम है बट वो इन्फेक्शंस नहीं है हवा में, तो आपको वो इन्फेक्शन पकड़ते ही नहीं, तो इसलिए इतनी ठंड में भी आपको वो नहीं होता। बट इंडिया से हमारी कंडीशनिंग क्या, ठंड है तो बीमारी होगी, है ना, तो हम वो ठंड को रिपेल करते हैं, वो दिमाग की प्रॉब्लम है। हम अगर यहाँ पे देखें कि हम इतनी ठंड हो जा रही है, जुकाम तो हो नहीं रहा, तो मैं स्कीइंग करने भी जाऊँगा तो भी नहीं होगा, राइट। सो एक कंडीशनिंग है कि ठंड है तो फटाफट वो पहन लो, चुप के बैठ जाओ। वो एक बहुत सालों से इंडिया में कंडीशनिंग है कि ठंड है तो जुकाम होगा, ये होगा, इसलिए लोग बाहर जाना आती प्रेफर नहीं जाती करते। ठंड लगती है, वायरल हो अगर- गया। हाँ, बट अगर हम उसका रियल रीजन समझे तो बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं है, यहाँ के लोग जाते ही हैं। आज -14 था, सुबह में बाहर निकला था, 19 था सुबह भाई। -19 था, और 19 मैंने था। 3 लोगों को आज रनिंग करते हुए देखा। हाँ, यहाँ पे टोपी पहन के culture है। सब प्रॉपर करके। मैं यहाँ पे रिवर के पास रहता हूँ एग्जीबिशन में, और वहाँ पे वो नीचे ट्रेल बनी हुई है। अब जिस टाइम चले जाओ कोई ना कोई आपको भागता दिख जाएगा। लोग अपना कुत्ता लेते हैं, साइकिल Yes. लेते हैं, या फिर भागना शुरू कर देते हैं। Right. अब सुबह के 4 बजे देख लो, शाम के 5 बजे देख लो, दोपहर के 2 बजे देख लो, 12 बजे देख लो, पता नहीं वो अनएम्प्लॉयड है क्या है, बट वो फिटनेस नहीं छोड़ते, वो भाग रहे हैं भाई। सुबह 2 बजे ही भाग रहे हैं, दोपहर को 2 बजे ही भाग रहे हैं, कोई ना कोई भागता मिल जाएगा। हाँ, इंडिया तो- से कंपेयर करें तो यहाँ के लोग अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखते हैं ना, ऐसी हाँ, बात है। उनके लिए वो हैबिट है, हम्म, हमारे लिए शौक की तरह हम ट्रीट करते हैं। हाँ। कई क्लाइंट हमारे पास ऐसे आते हैं, वो इन चीज़ों को ना दवाई की तरह देखते हैं कि हाँ मुझे ये बीमारी हो गई है। लेडीज में बहुत कॉमन है, अगर हमें ये बीमारी हो गई है, मैं एज अ दवाई 2 अंडे खा लूंगी। नहीं, दवाई नहीं है वो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। आपको प्रोटीन डेली लाइफस्टाइल में ऐड करना पड़ेगा और आपको पसंद आएगा वो, है ना। फिर डॉक्टर ने बोला प्रोटीन खाना, तो मैं एज अ मेडिसिन 2 अंडे खा लूंगी। या फिर यहाँ मैं पे बीएचपी में था एक बंदा, वो सिर्फ अगर कैंसर था उसे 3rd स्टेज,
और उसने ऐसे मतलब डिमोटिवेट नहीं हुआ वो कि भाई ये क्या हो गया, ये वो जैसे अपने इंडिया में होता है आई एम फाइटिंग विद कैंसर, ये वो पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट, ये बातें होती हैं उनकी। तो हाँ, वही चीज़ है यहाँ पे। फिटनेस का कल्चर बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। इन चीज़ों अपनी डेली हैबिट्स में फिटनेस को डालें। हमारे लिए शौक नहीं है कि मैं फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ, उनके लिए बेयर मिनिमम है। सुबह ब्रश करना है ना, जैसे बेयर मिनिमम है, फिटनेस इज आल्सो बेयर मिनिमम फॉर दैट। पार्ट ऑफ लाइफ। या अगर आप इंडिया में जिम में गए हो ना, आपको कोई 2-4 लोग कभी दिखे होंगे जिनके एब्स हो। यहाँ जिम में जाकर तो सबके हैं है ना। तो वो बहुत कल्चर का बहुत डिफरेंस है। आप सर्टिफाइड जिम ट्रेनर भी हो जी। तो ये सर्टिफिकेशन आपने इंडिया से करी थी या कनाडा आके की? यार ये सर्टिफिकेशन मैंने कनाडा से ही की है। ओके। इंडिया में मैं जिम करता था, नॉलेज मुझे ऑलरेडी थी, बट मैं सर्टिफाइड नहीं था। यहाँ पे आया, जॉब वगैरह स्टार्ट करी, एक इंसान की फितरत बन जाती है कि मल्टीपल जगह हाथ डालना है, क्योंकि पढ़ाई भी कर रहे थे और जॉब भी कर रहे थे, जॉब भी अलग अलग कर रहे थे। तो वो आदत गई नहीं है। एक जॉब आ गई है, मुझे लगा वीकेंड पे क्या करूँ। तो एक तो मेरा पैशन भी था और दूसरा मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में, मैं परस्यू भी करना चाहता हूँ। तो फिर मुझे लगा कि जॉब अपना चल रही है साइड बाय साइड, जिम मैंने एनीवेज जाना है तो मैं थोड़ी स्टडी कर लेता हूँ। तो मैंने एजुकेशन मेरे पास थी, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं थी, तो मैंने वो चीज़ पढ़ी सारी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पढ़ी, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में पढ़ी, और मेनली काम उसके बाद हार्मोन्स का आ जाता है, फिर डाइट का आ जाता है। इसके आगे स्टेप्स हैं कि पहले यू गेट पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, देन यू गो हेल्थ एंड फिटनेस कोर्स, देन हार्मोन्स आप देखने लगते हो कि कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि अगर कोई इंसान जिम नहीं आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आलस भी कहीं ना कहीं से तो डिराइव्ड है ना। अब जिन लोगों को हार्मोनल इश्यूज हैं उनको आलस है, वो आपके और मेरे जैसा नहीं है। लेट्स से देयर इज अ वुमन विद पीसीओएस, आप उसको बोल रहे हो तो जिम नहीं जाते, तुम आलसी हो, बट वो दे डोंट फील द सेम एज यू, राइट। मैं आपको बोलूँगा जिम जाओ, आप शाम को आ जाओगे, है ना। उसके लिए वो सेम नहीं है, उसके लिए लेथार्जी से बाहर आना मुश्किल है क्योंकि उसके हार्मोन्स डिफरेंट है। बट एट द एंड इफ दे डिसाइड टू मेक अ डिफरेंस, तो ट्रेनर को पता होना चाहिए कि कौन से हार्मोन्स उनकी बॉडी में इम्बैलेंस्ड है जिसकी वजह से लेथार्जी आ रही है और उसको कैसे टैकल करना है, राइट। तो सर्टिफिकेशन मैंने कैनफिट प्रो से की थी। ओके। उसमें इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, कोई लोग नाज़म से करते हैं। ऑनलाइन थी? ऑनलाइन थी, दोनों ऑप्शन हैं इसमें, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन भी यहाँ पे होती है, आई थिंक सैस्केटून डाउनटाउन में कैनफिट प्रो ट्रेनर्स हैं, गुड लाइफ में शायद, वहाँ पे वो क्लासेस लेते हैं। सो थ्योरी क्लास होती है, पहले आप सारा वो क्लियर करो, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है। तो कैनफिट प्रो आई थिंक इट्स अ गुड वन, जिसमें आपको सिखाया जाता है। नहीं तो कुछ ऑनलाइन है जैसे नाज़म वगैरह है, CPT, वो सारे ओपन बुक एग्ज़ाम है, वो कोई भी कर लेता है, वो आपको भी करना हो आप भी कर सकते हो। बट अगैन उससे वो आपको नॉलेज और प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं मिलेगी, वो बस नाम हो जाएगा कि आप ट्रेनर हो, एक्चुअल उसको कुछ आता नहीं आता, आपको नहीं पता। ऑनलाइन का ही सुना है वैसे आजकल मैंने, बाकी इसमें प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल ये होता है कि आपको एक क्लाइंट के पास, एक तो आप पहले पीरियडाइजेशन कर लोगे कि आपने कितने कितने टाइम की कौन सी एक्सरसाइज डिफाइन कर दी है। ओके। प्रैक्टिकल होता है, आपको यूज केस दिया जाता है कि लेट्स से एक मॉक क्लाइंट है, उसको इश्यूज हैं, लेट्स से आइदर दे हैव PCOS और हाइपोथायराइडिज्म और डायबिटीज़, राइट। ये बड़े कॉमन मेटाबॉलिक इश्यूज हैं। एंड ये इसके बाद पोस्चरल असेसमेंट दी जाती है, मतलब कभी भी क्लाइंट को हम मिलते हैं पहली बार, हम उसकी पोस्चरल असेसमेंट करेंगे 5 पॉइंट्स में कि उनके कंधे इम्बैलेंस तो नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे तो नहीं है, फिर स्पाइन और हिप की पोजीशन क्या है, फिर घुटने, टोज, पैर मतलब किस तरह से रह रहे हैं रेस्टिंग पोजीशन पे, तो उससे हमें इम्बैलेंस पता लग जाते हैं। तो वो भी आपको सिचुएशनली वो दे देंगे कि ये सिचुएशन है, इतने इंच का डिफरेंस है, जैसे स्पाइन से स्कैपुला एक साइड 2.5 इंच दूर है, दूसरी साइड 1 इंच दूर है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस है, एक ज़्यादा एक कम है, किसी का कंधा एक ऊपर है एक नीचे है। प्रॉपर मेजरमेंट होती है क्या? प्रॉपर मेजरमेंट्स होती है। अच्छा। हाँ, मतलब स्कैपुला की मेजरमेंट्स ली जाती हैं क्योंकि उसका एक आइडियल नंबर है कि इतना ही दूर होना चाहिए इतने हाइट के इंसान में। उसके बाद आगे और चीज़ें होती हैं कि आपको इस तरह से वर्कआउट डिज़ाइन करना है कि जितनी उनकी कैपेसिटी है और वो प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते रहें बिना उनको बहुत ज़्यादा पुश किए। अब बहुत ज़्यादा पुश करोगे इंसान फिर छोड़ देगा वर्कआउट, राइट।
सो उसमें मीनिंगफुल चीज़ें भी डालनी सिखाई जाती हैं कि लेट्स से आपको क्रिकेट का इंटरेस्ट है, आपको सॉकर का इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं मुझे उसको इनकॉर्पोरेट करना है ताकि आपकी मोटिवेशन बनी रहे एज अ रिवॉर्ड, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं, पर्सनल लेवल पे भी जाके देखना पड़ता है, टेक्निकल लेवल पे भी जाके देखना पड़ता है। उस सारी चीज़ों को आप कंबाइन करके उस क्लाइंट के गोल के हिसाब से एक वर्कआउट बनाते हो, पीरियडाइजेशन करते हो, फिर प्रैक्टिकल में आप वो करवाते हो उसको। तो जो ट्रेनर है वो ऑब्जर्व करेगा कि आप उसके साथ बिहेव कैसा कर रहे हो, आर यू प्रोफेशनल और नॉट, हाउ टेक्निकल इज योर इन्फॉर्मेशन, आप क्लाइंट को बोर तो नहीं कर रहे। नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, मैं व्यूअर्स को दूंगा वो बोर हो जाएंगे, तो मुझे एज अ लेमैन यूज़र उनको वो चीज़ समझानी पड़ेगी कि जहाँ पे मैं 4 या 50 हार्मोन के नाम लिए बिना भी उनको वो चीज़ करवा पाऊँ और उनको समझ आए कि ये मेरे लिए अच्छा है, राइट। और वो कर पाएँ। वरना टेक्निकल इन्फॉर्मेशन तो आप किताब खोल के कुछ भी पढ़ लोगे, राइट। बट उसको रियल यूज़ केस में लाना, रियल लाइफ में लाना, वही पर्सनल ट्रेनर की जॉब होती है। मुझे अब तक लगता था कि एक जिम ट्रेनर जो है वो बस उससे बस एक्सरसाइजेस करनी आती हैं, उसे पता है वेट प्रॉपर्ली कैसे उठाने हैं ना, बट शायद वो सही नहीं है ना। जिम ट्रेनर जी। कहीं ना कहीं उसको एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ता है। हाँ, वो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव होता है, बट वो बैक ऑफ द माइंड होता है, क्योंकि अगर मैंने आपको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दिखा दिया, आप बोलोगे कि ये क्या कर रहा है, मैं दिमाग चकरा जाएगा, मैं वर्कआउट करूँ कि मैं हार्मोन के नाम याद करूँ, है ना। सही बात है, तो मुझे वो तो फिट होने के लिए हाँ, बट करनी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ट्रेनर को सिर्फ एक्सरसाइज ही आती हैं और वो चीज़ें वो नोटिस नहीं कर रहा। जैसे इंडिया में ये इशू बहुत फेस किया है लोगों ने। हाँ, हम इंडिया और इसकी ट्रेनर्स बात की करें भी- कनाडा की, तो ट्रेनर्स में क्या क्या डिफरेंस है? उनकी एजुकेशन कितनी तरह की होती है प्रॉपर, के कुछ भी करते हैं बस, क्या होता या है? इस पे मेरा थोड़ा सा फनी इंटेक है। Yeah. मतलब मैं पर्सनली इंडिया में जब भी मैं जिम में गया हूँ ना, मेरे को जिम नहीं पसंद आता। कहाँ पे जाते थे चंडीगढ़? मैं चंडीगढ़ में जाता था, मैंने बहुत सारे जिम ट्राई किए हैं, अब तो बंद हो गए, मेरे को काफी टाइम हो गया, बट वहाँ पे यार ट्रेनर देते थे नॉट गुड, वो लड़कियों में लगे हुए हैं भाई। उनकी अपनी राइवलरी चलती है। जब मैं जिम जाता था ना भाई, तो वहाँ पे 2-3 ट्रेनर होते थे जिम में, और वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि ये वाला बंदा मैं ट्रेन करूंगा, ये Ego वाली fight लड़की चल मैं रही है ट्रेन उनकी करूंगा, ये आपस वाली लड़की मैं ट्रेन करूंगा। कल्चर बहुत खराब है ना, और उनको उतनी नॉलेज नहीं है। वो 12वीं पास करके उन्होंने 1 आध साल का कोई डिप्लोमा किया, दे डोंट नो अ लॉट अबाउट इट। और एक्सरसाइजें भी बड़ी कॉमन चीज़ों पे भी गलत है। जैसे आपने देखा होगा, लेडीज जाती हैं जिम, वो कहती हैं कोई साइड वाला फैट कम करना है, वो उनको साइड बेंड्स करवा रहे हैं, ऐसे हिल रही हैं, ऐसे हिल रही हैं। तो वो चीज़ें काम नहीं करती। वो Right. स्टार्ट भी ऐसे करवाते हैं ना कि आ गया ठीक है, स्टार्ट करनी है, In चल fact- बेसिक लगा ले एक हफ्ता, या उसके बाद इनफैक्ट आज की डेट में भी ऐसा ही है। अगर आप जिम जाओ, आपको कोई वहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ पे लोग इस तरह से एक्सरसाइज नहीं करते, इनका कल्चर डिफरेंट है। बट वहीं आप इंडिया में जाओ, वहाँ पे जो लेडीज़ हैं वही साइड बेंड कर रही हैं, एब्स लगा रही हैं, लेग्स लगा रही हैं, घर से लगा रही हैं। उनको लग रहा है एब्स लगाने से एब्स निकल आएंगे, नहीं, इट्स द फैट कवरिंग दोज एब्स, एब्स तो ऑलरेडी इनसाइड है, राइट। वो फैट ऊपर लेयर कवर कर रहा है, वो नहीं दिख रहे। बट पेट का फैट कम करने के लिए आप पेट की एक्सरसाइज लगाई जा रहे हो, आज भी ये चल रहा है वहाँ पे। और ये चीज़ बहुत सालों पहले डिबंक हो चुकी है कि जिस मसल का आप एक्सरसाइज लगा रहे हो वहाँ का फैट नहीं जाएगा, स्पॉट रिडक्शन नहीं होती। अच्छा, ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, ये इंडिया में कंडीशनिंग है, बहुत गलत कंडीशनिंग है कि हाँ, स्किपिंग कर रहे हैं लाइक नहीं, वो बहुत पुरानी चीज़ है। हाँ, मतलब नॉर्मल बंदे का दिमाग वैसा सोचता है, बट अगर आप इस चीज़ को समझोगे तो फैट पूरी बॉडी से एक साथ उतरता है। ओके, फैट मैथ्स पे काम करता है। लेट्स से अगर गाड़ी के उससे समझें तो जो मसल है ना, वो फैट बर्निंग वाला कंपोनेंट है। तो इंजन में आप फ्यूल डाल रहे हो और इंजन उसको बर्न कर रहा है, तो और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ योर मसल, राइट। तो अगर आपकी बॉडी में एक तो इनवॉलंटरी फंक्शंस होंगे कि मसल नहीं भी है, सांस तो नहीं, फिर भी लेगा इंसान, वो इनवॉलंटरी है। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, खून चल रहा है, वो चलने ही चलने हैं। उसके ऊपर मसल्स को मेंटेन करने में एनर्जी जाएगी। ये सब मिला के लेट्स अज्यूम आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है। 2500 आप खाओगे तो ना वेट बढ़ेगा ना कम होगा, है ना। वो एसेंशियल फंक्शन के लिए रेस्ट पे चाहिए ही चाहिए इंसान को। पर खाइए आपने 2000, वो 500 जो है बॉडी सांस लेना तो बंद कर नहीं देगी कि 500 कम खाइए, आज मैं सर्कुलेशन ना करूं या रेस्पिरेशन ना करूं, कहीं हिस्से तो लाएगी। वो स्टोर्ड एनर्जी यूज करेगी, स्टोर्ड एनर्जी इज फैट, राइट। तो वो मैथ्स पे चलती है सारी चीज। अब वो स्टोर्ड एनर्जी बॉडी कहाँ से ले रही है, वो उसकी मर्जी है। वो 500 कैलोरी पूरी बॉडी से लेगी, जहाँ पे मोस्ट एक्सेसिबल फैट सोर्स उसको मिलेगा। वो ऐसा नहीं है कि मैं
बाइसेप्स की एक्सरसाइज लगाता हूँ, मेरा ये वाला फैट कम हो जाए, मैं ये साइड बेंड्स करता हूँ, ये वाला कम हो जाए। वो एनर्जी बॉडी ने कॉम्पनसेट करनी है जो आपने कम खाई उसके लिए, वो कहीं से भी आएगी, तो ओवरऑल फैट कम होता है। और ये मंथ्स एंड ईयर्स के प्रोसेस में होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं 4 दिन एब्स लगाऊं और मेरे पेट का फैट चला जाए। पर इंडिया में अभी भी ये मतलब मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं ट्रेनर, है ना। और जब मैं जिम जाता था शुरू में, हमें भी ये लगता था, मैंने भी कितने महीने बर्बाद किए हैं एब्स लगा के, मैं कहा तो रह नहीं कहा है छुपे हुए हैं अंदर। छुपे हुए हैं ही नहीं। तो फिर बाद में जाके समझ आया ऐसा होता नहीं है। पर इंडिया में अब देखो कल्चर अभी भी यही चल रहा है, तो ये Right. डेफिनेटली डिफरेंस है इंडिया के ट्रेनर में और यहाँ के ट्रेनर में। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में ट्रेनर मैंडेटरी है, हर जिम में होता ही होता है और वो सारे लोगों को देखता है, आपको उससे हेल्प लेनी है, लो नहीं लेनी ना लो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जिम जाओगे, किसी जिम में ट्रेनर नहीं होता, वो सारा इक्विपमेंट फ्री टू यूज़ होता है। आप स्कैन करो, अंदर जाओ, कोई नहीं देख रहा, आप करो अपनी एक्सरसाइज। ट्रेनर आपको पर्सनली अपॉइंट करना पड़ता है और ट्रेनर्स का चार्ज होता है पर आवर कि आपको कितने सेशंस लेने हैं। लेट्स से वीक में आपको 3 बार ट्रेनर के साथ ट्रेन करना है 1-1 घंटा, तो वो 3 घंटे के पैसे के हिसाब से आपका इतने महीने का प्लान बना के आपको बता देगा कि भाई मेरे इतने पैसे पर ईयर रहेंगे या पर मंथ रहेंगे, पर 6 मंथ्स रहेंगे। फिर उस हिसाब से वो 1 घंटे के लिए आएगा और वो 1 घंटे में आपकी सारी एक्सरसाइज निपटा के ही इज आउट ऑन टाइम। इंडिया में वो सारा दिन ही वहाँ बैठे हुए हैं, आप जब मर्जी चले जाओ, जितनी मर्जी देर चले जाओ। तो वो कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए वो इंडिविजुअल अटेंशन देना उनके लिए पॉसिबल भी नहीं है, राइट। उनको तो केयर टेकर कह सकते हैं जिम का, केयर टेकर Not कह properly. सकते हो। उनको क्या पता आपको अंडरलाइंग डिजीजेस क्या हैं, Right, आपके right. इश्यूज क्या हैं, Right. डायबिटीज़ है नहीं है, और उनको उतनी नॉलेज भी नहीं है टू बी मेडिकल भी नहीं। या एक पर्सनल असेसमेंट हर इंसान की बहुत ज़रूरी है कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी हेल्थ इश्यूज क्या हैं, उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग करनी चाहिए क्या? 100%। अभी एज एन एग्जांपल अगर मैं बताऊं, एक और वहाँ पे ग्रुप वर्कआउट चलता है ना, लाइक Right. लेट्स से कि 2 लेडीज़ हैं, एक को PCOS है ना, और लेट्स से उसको फॉरवर्ड लीन है, बैक मसल्स वीक हैं, चेस्ट मसल्स टाइट हैं, उसका मुंह ऐसे है ना, आगे को निकला हुआ है, होता बहुत कॉमन है जो डेस्क पे बैठते हैं लोग, है ना, या यहाँ फिर से एक पैर हाथ से निकला माउस होता है। चला रहे हैं, Right. तो एक स्कैपुला थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो ये वाला कंधा ऊपर हो गया नीचे, क्योंकि राइट हाथ से माउस चला रहे हैं, ये बहुत कॉमन है डेस्क जॉब्स में। और ये हिप फ्लेक्चर मसल टाइट होनी है क्योंकि सारा दिन बैठे हुए हैं। और दूसरी जो लेडी है, उसकी फ्रेंड वो एथलीट रह चुकी है पहले, उसका ऑलरेडी कुछ मसल मास है ना, वो दोनों, और उसको ऐसी कोई इश्यूज भी नहीं है, ना उसको PCOS है ना थायराइड का इशू है, शी इज वेल ऑफ। वो उन दोनों को सेम एक्सरसाइज लगवा रहा है, दोनों ऐसे कर रही हैं, म्यूजिक चल रहा है Right. एंड कह रहे ये वाला करो, वो बोलता है, वो जाके करके आ जाती है। और वो सही है नहीं है, और सही फॉर्म नहीं लग रही, उसका रीज़न क्या है, क्या पता ये रीज़न हो, वो ट्राई कर रही हो और लग ना रही हो, Right. राइट। वो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ ये नहीं कर पा रही तो इसका इशू ये है कि इसके दिमाग में फॉर्म सही नहीं है, या फिर इसका मसल इसको अलाउ नहीं कर रहा, राइट। कई बार ऐसे होगा कि जैसे स्क्वाट करते हैं हम लोग या डेडलिफ्ट करते हैं, लोग बोलते हैं ट्रेनर्स की बैक स्ट्रेट रखो। अब वो क्लाइंट कोशिश कर रहा है, उसने सुन ली, 4 बार नहीं मैं बोल सकता, पर कानों में पड़ गई कि सीधी रखो, कोशिश कर रहा है, नहीं रखी जा रही, क्या रीज़न है? क्योंकि उस पोस्टीरियर Back चेन bar के निकाल बाकी लो। मसल्स टाइट हैं, वो उसको बैक को खींच रहे हैं, वो सीधा होने नहीं दे रहे, तो हैव टू टारगेट देम फर्स्ट, ताकि वो एक दिन जाके सीधी बैक से वो कर पाए। मैंने तो ऐसी वीडियोस इंस्टाग्राम पे देखी है, ट्रेनर छड़ी लेके खड़े हुए हैं करता है कि नहीं, करता है कि नहीं? बैक सीधी करता है कि नहीं, मार रहे हैं, तो वो मतलब घटिया बिहेवियर है ना, तुम्हें पता ही नहीं है कि वो बैक सीधी करना चाह रहा है, हो नहीं रही है। जानवर की तरह ट्रेन किए जा रहे हैं। जानवर की तरह, मतलब सर्कस तो है नहीं कि भाई चल कूद तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो ये डेफिनेटली कल्चरल डिफरेंस है, बट अगेन अफोर्डेबिलिटी का भी है, वहाँ पे ट्रेनर अगेन आपकी जिम की फीस में इंक्लूडेड आते हैं, यहाँ पे आपको पर आवर के हिसाब से चार्ज पे लेने पड़ते हैं। बट सीखने का अगर माइंडसेट है ना, तो इंसान सीख जाता है। वहाँ पे अगर चलो लेट्स से नहीं है, YouTube पे there's abundance of resources. If you want to learn, you'll learn. और लक्ष्य ब्रो, अगर कनाडा की बात करें ना कहीं कनाडा में हम जितने भी इमिग्रेंट्स इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, हम यहाँ पे आके बहुत मेहनत करते हैं, जॉब्स करते हैं, 2 जॉब्स 3 जॉब्स, है ना। वी आर ट्राइंग टू मेक आवर लिविंग, अपना घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चे पढ़ाने हैं, बहुत खर्चे हैं एक इंसान के यहाँ पर। तो वो कहीं ना कहीं बस जॉब करता है, घर जाके सो जाता है,
उसके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं, मतलब उसको क्या हम एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर वो 6 साल यही काम करता रहा, जॉब करता रहा, घर जाके सो गया, 18 घंटे काम किया, 16 घंटे काम किया, सो गया, कहीं ना कहीं वो अपनी 6-7 साल में हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स की बात करें, है ना, वो 13-13, 14-14 घंटे ट्रक चला रहे हैं, 6-6 दिन चला रहे हैं। स्पाइन कोड की बात करें, उनकी पूरी बॉडी पोस्चर की बात करें, वो 6-7 साल में बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। जी, उनके लिए क्या एडवाइस है, मतलब क्या करें वो बेसिकली? एक बहुत सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ, बहुत सिंपल। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा आप दोनों से कि लेट्स से आप हॉस्पिटल में हो, राइट, लेट्स से समबडी एल्स इज इन हॉस्पिटल। एक 80 साल 90 साल का बंदा हॉस्पिटल में है, जिसको पता है मैं मरने वाला हूँ आने वाले 1-2 महीने में, 4 महीने में। हाउ मच मनी वुड दैट पर्सन पे टू लिव द लाइफ दैट यू लिविंग? Anything that he has, anything that he can borrow. Anything that he has. So would he take care of his health the same way that you are taking care of it today? No. उसको पता है वो circumstances उसने जी के देखे हैं, right? वो ये चीज़ नहीं करेगा, वो हेल्थ पे ध्यान देगा, क्योंकि उसको पता है मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ। वो कहावत है ना, सुनी होगी आपने, हेल्दी इंसान की 1000 प्रॉब्लम है, पर जो बीमार है उसकी एक ही प्रॉब्लम है, राइट। सो वो चीज़ें हमें रियलाइज़ नहीं होती जब तक बॉडी साथ दे रही है। डैमेज शुरू हो चुका है 10 साल पहले, जो आपने केयर नहीं करी, अभी बस वो किसी तरह साथ दे रही है, आपको साइंस भी दे रही है, आप पढ़ नहीं रहे साइंस, राइट। सो बच्चे हैं, पैसे कमाने हैं, डेफिनेटली, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिस दिन बैठ के वो सारे रहते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो इससे अच्छा अगर थोड़ा उधर कॉम्प्रोमाइज़ करके हेल्थ पे ध्यान रहो, तो मे बी 100 की जगह 80% चीज़ें चलेंगी, बट कंसिस्टेंटली चलेंगी। अगर बैठ गए तो 100 का 100 आ जाएगा, राइट। सो इसलिए हेल्थ अगर तुम्हारे साथ है ना, बाकी सारा काम होगा। और खुद को थोड़ा बहुत टाइम देना ज़रूरी है, साइंस को पढ़ना सीखना चाहिए, क्योंकि डैमेज 10 साल पहले स्टार्ट हो गया, अगले 5 साल में वो एकदम से बैठ जाएगा ना, जिस दिन आप सोचोगे ये क्या हो गया, नहीं, वो 15 साल से चल रहा है। 15 साल पहले ही बॉडी ने साइन देने शुरू कर दिए थे कि भाई तुम प्रोटीन पूरा नहीं खा रहे हो, तुम्हें ये डिफिशियंसी है, तुम्हारे नाखून देखो, तुम्हारे बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, डायबिटीज है, शुगर नहीं है, मसले पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ साइन दे रही है ना बॉडी। तुम पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, फिर तुम्हें लगेगा कि एकदम से बैठ गए, बट ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं चल रहा होता है। थोड़ा चेक में रखोगे, और बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता यार, दिन का 1-1.5 घंटा देना खुद को मुश्किल नहीं है, डाइट कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। और इसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हम 1-1 घंटा रोज़ निकालेंगे, हमारे से नहीं हो पाएगा ये, बट माय सजेशन इज़ तुम 21 दिन करके देखो, वो आदत बन जाती है, देन यू डोंट हैव टू डू इट एज प्रोएक्टिवली, अच्छा लगने लग जाता है। हाँ, वो रोज़ का बन जाएगा तुम्हारा, बिकॉज अगेन हार्मोनल टर्मिनोलॉजी में बोलूँ तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, एंड देन इट इज़ अ सेटिस्फैक्शन हार्मोन फॉर द बॉडी, एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन, उसके बिना आपको नींद नहीं आएगी, यू विल फील लाइक समथिंग इज मिसिंग, आई डिडंट डू समथिंग टुडे। जैसे ब्रश करके गंदा सा लगता रहता है, ब्रश ना करो सारा दिन गंदा लगता है, सेम वे यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट इफ यू डोंट गो टू द जिम। अगर हम डाइट की बात करें, है ना, स्पेशली जो यंग स्टूडेंट्स इधर आते हैं, वो सब टिफिन पे जी रहे हैं आज की डेट में। जी, क्या उन्हें प्रोटीन चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए एक अच्छे ऑप्शन है? डाइट का यार ऐसा है कि आई नो कि फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए इशू है, और टाइम का भी इशू है, बट अगेन अगर सबसे पहले तो वो कंसेप्ट समझ लें कि भाई हेल्थ को इंपॉर्टेंस देनी भी है कि नहीं देनी, वो हमने एस्टैब्लिश कर लिया। जिसको इतनी बात समझ आ कि देनी है, वो फिर रास्ता निकालेगा कैसे, देनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है। मतलब आज जो नहीं इससे दी- पिछली बात हमने की कि एक बारी बैठ गए तो कुछ नहीं चलेगा, पहले वो चीज़ है कि जिसको समझ आ गई, अब वो सुधरना चाह रहा है, कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करना चाह रहा है, देन देयर आर ऑप्शंस। अगर उसको वही समझ नहीं आए, वो फिर वो उसके टिफिन को mindset कभी की चेंज बात नहीं करेगा। सो टिफिन का भी ऐसा ही है कि मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो भी टिफिन में आते हैं, वो दाल रोटी चावल, या एक स्वीट डिश होगी, या सैलड होगा, देयर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। दाल भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। लोगों को लगता है दाल में प्रोटीन है, बट नहीं है यार, बहुत कम है, और वो भी बायो अवेलेबल नहीं है। बायो अवेलेबल अगेन थोड़ी टेक्निकल टर्म है, समझा देता हूँ। बायो अवेलेबल का मतलब है कि उसमें प्रोटीन है नाम का, बट आप डाइजेस्ट करोगे जब उसको, तो वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब नहीं होता। जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होने चाहिए प्रोटीन में, दाल में सिर्फ 7 है या 8 है। वो चावल के साथ पेयर करोगे तो लाइसिन होता है एक अमीनो एसिड, जो दाल में नहीं होता, इसलिए उसको चावल के साथ खाया जाता है, क्योंकि चावल में वो है,
बट जब तक आपने उसको चावल में ऐड करा, प्रोटीन इतना सा रह गया, कार्ब्स इतने हो गए, राइट? तो वो इट बिकम्स अ वेरी बैड प्रोटीन, सो इट्स अ मेजरली कार्ब सोर्स। तो वो किसी काम नहीं आता, वो कैलोरीज इतनी बढ़ जाती हैं, प्रोटीन आया नहीं, फैट बढ़ना ही बढ़ना है, वो वेस्ट में निकला तो 100%। तो आप अपने आसपास देखो, जो लोग टिफिन पे देना है, उनकी बॉडी टाइप देखना कि ऊपर नीचे पतला है, पेट कितना निकला हुआ है, राइट? आपकी पर्सनल डाइट क्या होती है लक्ष्य ब्रो? मतलब सुबह से लेकर शाम तक की बात करें, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, आपकी पर्सनल डाइट क्या रहती है? यार पर्सनली देखो, मैं तो नॉन वेजिटेरियन, पहले मैं वेजिटेरियन था, अभी मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, और मैं मेजरली अंडे और चिकन, इस सब से अपना प्रोटीन पूरा करता हूँ, एंड देन उसके आगे रीजन क्या था शुरू करने का नॉन वेज? क्या वेज से नहीं पूरी हो रही थी आपकी? वेज से, यार ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि वेज से नहीं हो सकती, डेफिनेटली हो सकती है, और बहुत बॉडी बिल्डर्स हैं वेज खा खा के बनाया है, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं अपनी लाइफ इतनी मुश्किल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए इजियर ऑप्शन ये है। डेफिनेटली होगी, विराट कोहली ने भी वीगन है, बहुत सारे वो वीगन है, उनके पास डाइटिशियन है, वो 1000 तरीके से कर सकते हैं। जब मेरे लिए नॉन वेज खाना इजी है और मेरे को कोई ऐसा स्टिग्मा नहीं है, तो मैं क्यों अपनी लाइफ 100 गुना मुश्किल बनाऊँ, राइट? मैं इसी सोच पे जाऊँगा, राइट? सो अंडे, चिकन, और आपका कार्बोहाइड्रेट्स के लिए राइस, रोटी तो अपनी होती है, फाइबर ऐड कर सकते हो आप, फाइबर में सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो और सब्जियों से भी ले सकते हो, एवोकाडो है, और एग प्लांट अगर आप बना सकते हो। अब एग प्लांट अगैन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल है, एवोकाडो लेके खाना मुश्किल नहीं है, राइट? तो अगैन टिफ़िन से थोड़ा ऊपर पड़ेगा, बट अगैन सारा दिन टिफ़िन कोई भी नहीं खाता, ऊपर नीचे खर्चे होते ही हैं, बट अगर हेल्थ पे थोड़ा बहुत डालना चाहो तो मुश्किल नहीं है। यहाँ पे तो बहुत ईजी है, इंडिया में थोड़ा सा ट्रिकी है पार्ट, इसीलिए इंडिया में कल्चर डिफरेंस है डाइट का, क्योंकि वहाँ पे चिकन मतलब बटर चिकन, राइट? यहाँ पे चिकन मतलब हेल्थ फूड है, कि you'll either have a chicken breast, और आप चिकन थाई लेंगे, उसमें थोड़ा फैट ज़्यादा, चिकन ब्रेस्ट में कम है। यहाँ पे तो अगर आपको कोई भी मीट लेना है, लेट्स से आपको ग्राउंड चिकन लेना है, तो आपको फैट के हिसाब से मिल जाएगा कि इसमें 80% लीन है एंड 20% फैट है, 95% लीन है, 5% फैट है, सो यू कैन कैलकुलेट योर कैलोरीज एंड मैक्रोज टू एवरी ग्राम, कि ऊपर नीचे कुछ ना हो। इंडिया में आपको चिकन लेने जाना है, वो कुछ भी काट के देगा कि इसमें कितना फैट है, क्या है, वो दैट इज नॉट, एक होल चिकन कर दो, खत्म है जी। और वहाँ पे ऐसे, अगर आप मान लो रेस्टोरेंट में भी जाते हो, वहाँ पे आपको अनहेल्दी ऑप्शन से मिलेंगे, यू विल नेवर गेट अ चिकन ब्रेस्ट और या जो यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे ये लोग उस चीज़ को, उस पे मिनिमल नमक और अपना ब्लैक पेपर डाल के उसका टेक्सचर एनहांस करते हैं। ये लोग टेक्सचर को एंजॉय करते हैं, इंडिया में टेस्ट एंजॉय करेगा। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं पैलेट की, पैलेट मतलब माउथ फील की, एक मसाले से टेस्ट बढ़ाया जा सकता है, एक टेक्सचर से। इंडिया में मसाले का कल्चर है, टेस्ट का कल्चर है, यहाँ पे टेक्सचर का कल्चर है। टेक्सचर में लेट्स से एक बैलेंस करने का तरीका है, अगर बर्गर है, अगर आपने उसमें चिकन ब्रेस्ट डाल दी, वो बहुत सॉफ्ट हो रही है, ऊपर से बन भी सॉफ्ट है, पूरा बर्गर जूसी हो गया, यू ऐड बेकन टू इट, दैट्स क्रिस्पी। तो ये हर चीज़ को ना टेक्सचरली आइडेंटिफाई करते हैं और एक टेक्सचर बैलेंस करके उसका टेस्ट एंजॉय करते हैं, मसाला मिनिमल डालते हैं। इंडिया में टेक्सचर का कल्चर नहीं है, वहाँ पे मसाले का कल्चर है। उसमें दही भल्ले में भी आप कोई और वो डाल दो, वो सारा स्क्विशी है, बट उसमें चटनियाँ ऐसी डाल दी हैं कि उसका टेस्ट एनहांस हो जाए। दोनों तरीके हैं, बट कल्चर डिफरेंस डेफिनेटली है। वहाँ पे डाइट फॉलो करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अगेन मैं चिकन खाना चाह रहा हूँ बाहर से, घर पे मैं बना नहीं सकता था, मेरे पेरेंट्स वेजिटेरियन है और मेरे को बनाना आता नहीं था, तब मैं छोटा ही था। तो उस टाइम फिर मैं अगर बाहर से खाना चाहूँ, वो अब उन्हें पता लग गया कि पॉडकास्ट से कि आप नॉनवेज स्टार्ट कर दिया? नहीं, उनको पता है, उनको पता है। इंडिया में भी मैं खाता था, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, उन्होंने मेरे को मना नहीं किया, बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता अभी कि मैं अगर वेजिटेरियनिज्म पे शिफ्ट हूँ तो मेरे लिए उतना इजीली पॉसिबल है, क्योंकि बहुत टाइम देना पड़ेगा मेरे को। बट मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, डेफिनेटली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ ना करने से कुछ तो करो, राइट? पनीर है, डेफिनेटली पनीर में मेरे लिए फिजिबल नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए जो ऑप्शन है वो है, बट जो वेजिटेरियन है उसके लिए अपने ऑप्शन हैं, वो अलग अलग तरीके से पूरी कर सकते हैं चीज़ें। तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, अपनी अपनी सोच है, मेरे लिए वो ईजी था। एक अभी सप्लीमेंट्स की बात हो रही थी अपनी, कई जी, लोग जी। इसमें डरते क्यों हैं सप्लीमेंट पहले से ही स्टार्ट करने से? यार सप्लीमेंट का सबसे पहले तो उनको ना मतलब समझना चाहिए। सप्लीमेंट का मतलब ही है जो इन एडिशन टू योर एक्चुअल Your डाइट meal. है।
राइट? तो लेट्स से मैं प्रोटीन वाले डाइट ही खा रहा हूँ, लेट्स से मेरे को 150 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है, एंड फॉर सम रीज़न लाइक लेट्स, जैसे मैंने बताया मैं कल पार्टी पे गया था, क्रिसमस की पार्टी पे, लेट्स से मैंने वहाँ पे जंक फूड खाया, मेरी मील में मैं लेट्स से 3 मील खाता हूँ 50 ग्राम प्रोटीन की, रात वाले में मेरा प्रोटीन कम था, 25-30 ग्राम मेरा रह गया, आई एम एंडिंग माई डे विद 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन, खाना था 150, तो मैं 30 को सप्लीमेंट कर दूंगा ना, 30 का मैं प्रोटीन शेक पी लूँगा, बट दैट शुड नॉट बी माई ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन ना, राइट? मैं अब 150 का वे प्रोटीन पीऊँगा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसकी रेपरकशंस होंगी, हालांकि वो सेफ है, और दूसरी चीज़ एक स्टिग्मा भी है, वो इंडिया से ही आता है, यहाँ के लोग नहीं रखते प्रोटीन से, तो भैया ये तो लेते हैं, यहाँ पे जवान हो बूढ़ा हो सब ले रहे हैं, राइट? यहाँ पे प्रोटीन का स्टिग्मा नहीं है। इंडिया में क्यों है? क्योंकि इंडिया में हिस्टोरिकली प्रोटीन वैसे नहीं बनाया जाता था जैसे यहाँ बनाया जाता है, वहाँ पे एडल्ट्रेशन बड़ी ज़्यादा थी, और दूसरी चीज़ वहाँ पे महंगा बहुत था, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी वे प्रोटीन की, वो सारा या तो दुबई से आता अभी था, इंडिया में तो गवर्नमेंट US से। सप्लाई हो गई है इसकी, हाँ अमूल बना रही है ना, आयुष्मान से क्या है वो, अमूल भी जो बना scheme- रही है अभी इंडिया में, मोदी- बना रही है। मोदी जी की स्कीम है जो, हाँ मैंने भी सुना है ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ या 1-2 किलो का पैकिंग आने लगी है अब, सरकारी स्टोर्स पे मिलती है, जहाँ पे फ्री दवाइयाँ मिलती हाँ जी, हैं, हाँ जी, वहीं हाँ से जी। मिलेगा ये, प्रोटीन मिल रहा हूँ राइट ब्रो? मिलना चाहिए यार, बिल्कुल। प्रोटीन, इंडिया इज द मोस्ट प्रोटीन एफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये आप गूगल करके देखो, इट्स अ फैक्ट, एंड ऑलमोस्ट 70% ऑफ द इंडियंस आर प्रोटीन एफिशिएंट, एंड यहाँ पे वो स्टिग्मा इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास वो एडल्ट्रेशन वाला इशू नहीं था। इंडिया में एक क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, हमेशा बाहर से आता था, तो हमेशा डब्बे महंगे ही पड़ते थे, क्योंकि और या फिर आपको याद होगा अब यहाँ पे कनाडा एक वो जाता भी था आता है ना, तो सबसे meal मंगाए replacement, जाते थे कि मान लिया या डब्बा लेके आना प्रोटीन का, पॉपाइज का यहाँ हाँ से हाँ हाँ, अच्छा मिलेगा, ऑन का चलता था उस टाइम, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का, वो लेके आना है कि कोई जिम करता है तो यूएस से मेरे लिए डब्बे भेज, तो वो भी एक कल्चर था, इसीलिए था क्योंकि एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, और एक कहीं ना कहीं लोगों ने ना चीज़ों को मिक्स कर लिया कि जब शुरू में लोग जिम जाने लगे थे ना, जो कम्पीट करते थे, तो उस टाइम स्टेरॉइड्स पे भी कंट्रोल नहीं था इंडिया में, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे ना कि जो जिम ट्रेनर्स हैं वो उतने एजुकेटेड नहीं है जितनी वो प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप ऐसे किसी को भी कुछ भी बिना राइट क्वालिफिकेशन के प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, इनफैक्ट मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि आई एम नॉट सर्टिफाइड और क्वालिफाइड और लाइसेंस टू प्रोवाइड एनी एडवाइस ऑन स्टेरॉइड्स, दैट इज अ स्पोर्ट, इट्स अ बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट। और वहाँ पे इंडिया में तो वॉशरूम में बच्चों को स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा रहे थे 2005-2010 की टाइम, तो अब ऑब्वियसली क्योंकि आपने कोई ब्लड टेस्ट नहीं किया, कोई प्रिकॉशंस नहीं ली, वो चीज़ कहीं ना कहीं फायर बैक करेगी, और फिर लोग मरने लग गए, कभी भी हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, या फिर किडनी फेल हो जा रही है क्योंकि आपने आर्टिफिशियल सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर दिया, वो किडनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, राइट, लिवर गिव अप करने लग गया। लोगों को क्या लगा है तो डब्बा खाता था, उसने बताया नहीं ना कि मैं इंजेक्शन भी लेता था वहाँ जाके, राइट, है ना, कि वॉशरूम में ट्रेनर इंजेक्शन लगा रहा है सबको, वो तो दिखता तो वो डब्बा खाता हुआ था कि मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, इंजेक्शन किसी को बताएगा तो लगेगा ये तो इंजेक्शन वाली बॉडी है, नेचुरल बॉडी नहीं है, है ना, मतलब ये तगड़ा नहीं है इंसान, इसने तो इंजेक्शन लगवाए हैं और मेरे को लगना भी तगड़ा है, तो मैं ये तो बताया नहीं कि भाई इंजेक्शन लगे हुए हैं, मैंने ये बता दिया मैं तो प्रोटीन खाता हूँ, किडनी फेल हो गई इंजेक्शन की वजह से, माँ बाप को लगा मर गया पाउडर की वजह से, तो वो स्टिग्मा जब फैलता गया लोगों को लगा सप्लीमेंट्स बैड, तो ये उसका सोर्स है बेसिक। वो जो तरुण गिल है, एक इन्फ्लुएंसर है इंडिया में, तो उन्होंने भी स्टेरॉइड्स का काफ़ी यूज़ किया, और पहले की बॉडी और अब की बॉडी पता ही है सभी को, उन्होंने खुद जैसे रिवील किया बाद खुद में ना reveal कि किया उन्होंने। हाँ नहीं, उन्होंने रिवील किया और उन्होंने अपोलोजाइज भी किया ऑडियंस को, क्योंकि एक टाइम पे उन्होंने ऐसी वीडियोस बनाई थी ना कि मैं मैगी खा के बना रहा हूँ बॉडी, है ना, तो वो चीज़ें जो यूथ है उसके लिए थोड़ी सी मिसगाइडिंग है ना, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मैं मैगी खाऊंगा बॉडी बन जाएगी, बट उनका जिन लोगों ने स्टेरॉइड्स लगाए हुए हैं उनका मेटाबॉलिज्म इतना हाई है, वो 6-8 हज़ार कैलोरी भी खा जाते हैं, फिर भी फैट लॉस कर लेते हैं, है ना, हम जैसे लोग 2500-3000 भी खाएंगे तो भी हमारा गेन होगा, राइट, तो वो मेटाबॉलिज्म हमारे पास नहीं है। बट इंडिया में कहीं ना कहीं ये कल्चर था कि मुझे बॉडी अच्छी बनानी है, सब मेरी प्रेज करें पर किसी को पता ना लगे मैंने, राइट, तो उस चीज़ के चक्कर में कई लोग इन्फ्लुएंसर बन के आज जाके पकड़े जा रहे हैं,
तरुण गिल भाई तो चलो बहुत उन्होंने अच्छा किया कि सही रास्ता दिखा रहे हैं, वो उनका चैनल बड़ा अच्छा है। अब वो इन्हीं लोगों को एक्सपोज करते हैं जो कि खुद को नेचुरल बोल रहे हैं पर उन्होंने स्टेरॉइड्स लगाए हुए हैं, राइट। तो वो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने रिवील किया, लोगों को पता चला कि भाई ऐसे भी होता है, राइट। बट आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं जो बहुत सालों से खुद को नेटी बोलते आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा बट आप समझ जाना। तो वो खुद बहुत सालों से नेटी बोलते आ रहे हैं। अभी 2 केसेस ऐसे हुए, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो बॉडी बिल्डिंग की स्टेज पे गए, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के, ब्लड टेस्ट में पकड़ा गया। 2 बार ऐसा हुआ रिसेंटली, पता ही है सबको, न्यूज़ में था। सो वो लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर हम एनहांस्ड हैं, या तो तुम इतना जिगरा रखो कि एनहांस्ड हो के फिर तुम एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग पे कम्पीट करो ना, दैट्स योर स्पोर्ट, वहाँ पे बनो तगड़े। पर अगर तुम एनहांस्ड हो, लोगों को दिखा रहे हो कि ऐसी बॉडी बन सकती है और लोग सोच रहे हैं हम नेचुरली बना लेंगे, वो उनके लिए मिसगाइडिंग है, क्योंकि उनको उस स्पेस पे जब रिजल्ट नहीं मिलेंगे ना, बोलेंगे समथिंग इज रॉन्ग विद अस, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। और सेम चीज़ आप देखो मूवीज़ में है, ऋतिक रोशन की बॉडी होती थी पहले, फिर जॉन अब्राहम है, इतनी सारी लोगों ने बॉडी बनाई, अब किसी को नहीं पता किसने क्या लगाया क्या नहीं लगाया, हो सकता है नेचुरल हो सकता है ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन ओपन में नहीं है। बट जो इंसान फिटनेस में है ना, उसको कहीं ना कहीं दिख जाता है। मैं नाम लेके किसी पे एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, बट जितनी भी बहुत अच्छी अच्छी बॉडीज बनी हुई है ना, कहीं ना कहीं उनके पास इतने सपोर्ट सिस्टम है, कौन सी ड्रग यूज़ करनी है, कौन सी सेफ है अनसेफ है, वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके बॉडी बना लेते हैं। बट उसका रेपरकशन ये है ना कि हम जैसी आम जनता में द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी हैज़ गॉन अप सो हाई कि हमारे जैसा बंदा वैसी बॉडी बनाने की सोच नहीं सकता, सोचेगा तो वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे, डिमोटिवेशन हो जाएगी, फिर वो स्टेरॉइड की राह पे चल पड़ेगा, राइट। अगर स्टैंडर्ड्स रियलिस्टिक थे तो जो 1970 की मूवीज थी वहाँ पे क्यों नहीं दिखी ऐसी बॉडी, धर्मेंद्र की ऐसी बॉडी क्यों थी, वो नहीं जिम जाती, सनी देओल की ऐसी नहीं थी, क्यों नहीं थी, जिम मेहनत तो उन्होंने करी है, जोर तो उन्होंने पूरा मारा है, राइट। तो वैसी बॉडी तब नहीं होती थी, हाँ, तो उनकी ऐसी बॉडी नहीं थी, इतनी डेफिनेशन उनकी भी नहीं थी, वो तो अपने टाइम के इतने बड़े बॉडी बिल्डर। तो वो डेफिनेशन आ जा रही है, कहीं ना कुछ है जो वो नहीं रिलीज करते जनता को, बट लोगों को ये लगता है कि दिस इज द न्यू रियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड, राइट। और औरतों में भी है ये चीज़, बट उनमें थोड़ी अलग तरीके से है, उनमें बॉडी नहीं है, उनमें ब्यूटी है, राइट। उनमें अलग चीज़ें चल रही हैं कि लिप इनफिल्स हो रहे हैं, चीक इनफिल्स हो रहे हैं, प्लास्टिक वो सिलिकन इनफिल्स हो रहे हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड उनके लिए बढ़ गया है। तो आज की डेट में जो कॉमन लड़का या लड़की है जिसको लगता है कि मेरे को ऐसा दिखना है, दैट इज नॉट रियलिस्टिक फॉर देम, सो दे आर गोना गो ऑन अ रॉन्ग पाथ, राइट, एंड दैट्स गोना हैव रिपरकशंस हेल्थ वाइज, राइट। तो उनके लिए राइट पाथ क्या है? मान लो मैं एक नया इंसान हूँ, मैं कभी जिम नहीं गया जी, तो मेरे लिए क्या स्टेप्स रहेंगे कि यार मैं जाना चाहता हूँ अंदर से, मैं जिम जाना चाहता हूँ, मैं कभी जिम गया नहीं, तो मेरे लिए कुछ फर्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुझे किस टाइम जिम जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? सबसे पहले और तो सबसे बड़ी बात, मोटिवेशन कहाँ से आए? मोटिवेशन कहाँ से आए? सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, मोटिवेशन कभी भी लुक्स से नहीं लेनी, राइट। लुक्स डेफिनेटली बेटर होंगी एज यू गेट हेल्थियर, बट प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। लुक्स भी हैं, वी आर ऑल हार्मोनली चार्ज्ड एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ, है ना। जो टीनेजर्स हैं दे विल गो आफ्टर लुक्स, बट चलो लुक्स ही सही, फिटनेस पे ध्यान दो, इट्स नॉट अबाउट कि उस रास्ते पे नहीं जाना कि लुक्स पे मैं इतना पागल हो जाऊँ कि आई एम टेकिंग स्टेरॉइड्स और आई एम गोइंग एट अननेचुरल पाथ्स। जब बॉडी हेल्दी होगी तो वो खुश भी लगेगी और वो सुंदर भी लगेगी, एंड इट विल ऑटोमेटिकली हैव दैट एनर्जी दैट अट्रैक्ट्स पीपल एंड देन पीपल विल वांट टू टॉक टू यू। कई बार लोग ऐसे भी होंगे ना जिनकी बॉडी बनी हुई है बट वो इतने डल हैं, उन्होंने इतनी डाइट कर ली है, इतने डल है, उनसे बात करके राजी नहीं है, एनर्जी नहीं है फेस पे। कैसे डल कैसे हैं मतलब? डल का मतलब ये है कि आप कई लोग देखोगे जो बहुत ज़्यादा कट कर लेते हैं, जैसे आप कॉम्पिटिशन्स में लोग देखोगे ना, भले नेचुरल कॉम्पिटिशन्स हो, वो लीन होने पे इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं, वो खुद को इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं डाइट वाइज, क्योंकि उनको कार्बोहाइड्रेट सारे ड्रॉप करने पड़ेंगे, राइट। उनको सॉल्ट छोड़ना पड़ेगा कि मसल डेफिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, वो चीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अगर हम वहाँ से इंस्पिरेशन ले रहे हैं ना, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वो बॉडी बिल्डर अपने ऑफ सीजन में कैसा है, राइट। ऑफ सीजन में वो खा पी रहा है एंड देन ही लुक्स मच हैप्पियर, पर जो वो स्टेज पे चढ़े हैं उनका फेस देखना बिल्कुल चिपका हुआ डल होता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से डाइट कर रहे हैं, कोई एनर्जी नहीं है, वर्कआउट्स नहीं लग पा रहे, सॉल्ट छोड़ा हुआ है। वो बॉडी से आइडियलाइजेशन नहीं लेनी है,
कि वैसा मेंटेन करना मुश्किल है। डेफिनेटली आपको जाके अपनी पीक देखनी चाहिए, मैं कितना लीन दिख सकता हूँ, बट दैट इज़ नॉट 24/7 थिंग फॉर देम। वो भी अपने ऑफ सीजन पे खाना अच्छा खासा खाते हैं। तो हमें उनके हेल्थ वाइज मोटिवेशन लेनी है। हमें ये नहीं सोचना कि वो इतना लीन है कि मेरे भी साल में 365 दिन 6 ऐप्स दिखेंगे, किसी के नहीं दिखते। उसको मेंटेन करना वो बहुत मुश्किल है। हाँ, थोड़े बहुत दिखेंगे, थोड़ा बहुत खाओ पियो, हैप्पी रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ पे फोकस करके स्टार्ट करना है, और जो चीज़ों पे ध्यान रखना है वो बेसिकली यही चीज़ें हैं कि हमें ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। अब हर एक इंसान के गोल डिफरेंट होंगे। 2 मेन चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंथ और लुक्स, राइट? तो जो लुक्स होते हैं उसके लिए हम हाइपरट्रॉफी पे फोकस करते हैं। हाइपरट्रॉफी मतलब कि मसल कैसे जल्दी से जल्दी बड़े से बड़ा हो सके। स्ट्रेंथ होती है जिसमें हम फंक्शनल स्ट्रेंथ पे यूज़ करेंगे। कई बार आपने ऐसा देखा होगा ना, बड़ी एक कॉमन सी चीज़ है, आप लोगों ने सुनी होगी शायद, जैसे कोई जिम जाता है ना, कोई 2-4 लोग मिलके उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, ये तो पाउडर वाली बॉडी है, उससे उठाया नहीं जा रहा, और उधर से वो कोई किसान, कोई फार्मर, वो पतला सूखा सा मजदूर, वो उठा के ले जा रहा है सामान, है ना, तो वो बोलेंगे कि ये तो शो वाली बॉडी है, राइट? तो शो वाली बॉडी कुछ नहीं होता है, तो सब मसल ही है, बट उस इंसान जो उठा रहा है उसकी बॉडी एग्जैक्टली उस चीज़ के लिए ट्रेंड है, वो स्ट्रेंथ ट्रेंड है, फंक्शनली ट्रेंड है। उस इंसान ने लुक्स के लिए बॉडी बनाई है, गलत कोई भी नहीं है, बट गोल्स डिफाइन होने चाहिए सबसे पहले कि हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। सो मुझे मेरा आंसर नहीं मिला पर लक्ष्य ब्रो, है ना, कि मेरा पहला महीना है आप जिम में, हाँ जी। मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो ये गोल्स डिसाइड कर लेंगे हम, राइट, कि हमें कौन से टाइप की ट्रेनिंग करनी है। ओके, ठीक है, तो मुझे पहले दिन से डिसाइड कर लेना कि भाई मुझे स्ट्रेंथ करना है या मसल बिल्ड करना है। कहीं ना कहीं हमें पता होता है ना अंदर ही अंदर कि हम क्यों जा रहे हैं जिम। ओके, आपको किसी ना किसी ने बताया, कहीं से इंस्पिरेशन मिली होगी कि वो देख वो बंदा कितना स्ट्रांग है, उसने ये उठा के ऐसे रख दिया, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है, आई वांट स्ट्रेंथ ट्रेन, और somebody has six pack abs और मेरे को वो करना है। So कहीं ना कहीं अंदर से yes, these goals will also change over time, as I said, there's a balance of both। तो ये चीज़ जब आपने सीख ली है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप एक्सरसाइज कौन सी करने वाले हैं। इसके लिए बेसिक होता है स्प्लिट। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको बहुत अलग अलग तरह के स्प्लिट मिल जाएंगे। कोई बेसिक सा स्प्लिट उठा लो, पुश पुल लेग्स उठा लो, या अपर बॉडी लोअर बॉडी उठा लो, या फिर 3 वर्कआउट कर लो फुल बॉडी। ये अलग अलग तरह के स्प्लिट हैं, तो ये बड़े कॉमन होंगे, कहीं भी आपको मिल जाएंगे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं। नहीं तो ऑब्वियसली अ ट्रेनर कैन हेल्प। अगर सास्किटुन में किसी को हेल्प चाहिए, आई एम हैप्पी टू हेल्प। मैं कई लोगों को तो ये भी बोलता हूँ जो नहीं जिम जाना चाहते ना, कि मुझे नहीं जाना, मेरे को पता नहीं मैं क्या करूँगा, मैं उसको बोलता हूँ तू सिर्फ आ जा, कुछ मत करियो, गिव मी 1 आवर ऑफ योर डे, मैं मेरे पास आ जा, जिम में तूने कोई एक्शन लगानी, कोने में बैठ जा, रोज आके तूने बैठना है, डू दिस फॉर 21 डेज। वो 2 दिन बैठेगा ना, तीसरे दिन देख देख के अपने आप, राइट? अब अगर मैं अगेन बिगिनर है, आप एज अ बिगिनर पूछ रहे हैं अगर, तो मैं आपको देने को बहुत सारा ज्ञान दे दूंगा, बट इट विल बी ओवरवेलमिंग फॉर यू, राइट? बट द फर्स्ट पॉइंट इज टू गेट स्टार्टेड। आप सिर्फ जाना शुरू करें, कुछ भी ना करो, पहुंच जाओ, अपने आप हो जाएगा, राइट? अगर उसके बाद आपको कोई हेल्प चाहिए, स्प्लिट है, मैंने 3-4 तरह के स्प्लिट बता दिए। एक्सरसाइज सिलेक्शन में हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। लड़कियां मैंने देखा है मोस्टली जिम में कार्डियो कर रही होती हैं, तो लड़कियों को भी मसल बनानी चाहिए, क्या मिथ है इसके बारे में, सब बताएं। 100% बनाने चाहिए, बट लड़कियों के मसल उस पेस पे नहीं बनेंगे जैसे आदमियों के बनते हैं। ओके, सोशल मीडिया से ना बहुत लड़कियां मिस इन्फॉर्म्ड हैं हाउ कि हम 2-4 दिन एक्सरसाइज करेंगे और हमारी बॉडी आदमियों जैसी बन जाएगी, फिर हमें सब मर्द मर्द बोल के चढ़ाएंगे, तो हम एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं। और इसी वजह से ये हार्मोनल इश्यूज हैं यार। इंडिया में देखो, लड़कियों को आजकल PCOS हाइपरथायराइडिज्म बहुत कॉमन हो गया, बहुत कॉमन हो गया। और सिंपल रीज़न यही है कि लड़कियों को लग रहा है कि हम बॉडी बनाएंगे तो मर्दों जैसे लगेंगे, बट उनके लिए वो पॉसिबल नहीं है यार। मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के लिए जो मेन हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ओके, वो लड़कियों में है ही नहीं ना उस लेवल पे, तो उनका इतनी जल्दी मसल बनेगा ही नहीं। समहाउ इवन फीमेल क्लाइंट्स आते हैं ना हमारे पास, जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, वो मसल ट्रेनिंग करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आज सोएंगे सुबह बॉडी बन जाएगी। तो जिसने बनाई है, जिसकी बॉडी दिख रही है ना तुम्हें, वो क्या 10-10, 12-12 सालों से उसने मेहनत करी, 1-1 ग्राम प्रोटीन काउंट किया। इट्स नॉट गोना बी लाइक कि तुम आज सोओगे और सुबह एक्सीडेंटली तुम्हारे शोल्डर्स हल्के जैसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, राइट? तो उस चीज़ को करने के लिए डेलिबरेटली बहुत मेहनत लगती है, खुद को मार मार के बॉडी वैसी बनानी पड़ती है। तुम्हें सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है कि तुम फंक्शनली खुद को सपोर्ट कर पाओ,
आर्थराइटिस से बच पाओ, ऑस्टियोपोरोसिस से बच पाओ, पीसीओएस हाइपोथायराइडिज्म से बच पाओ, फंक्शनल ट्रेनिंग करनी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा जो भी नेचुरली लड़की या लेडी कोई वर्कआउट कर रही है और उसके मसल्स आदमियों जैसे हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनमें वो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन नहीं है। अगेन जैसे हम बात कर रहे थे ना, कहीं ना कहीं लड़कियों में भी ब्यूटी स्टैंडर्ड का मिस इन्फॉर्मेशन है। इस आई थिंक हर इंसान ने कोई वो इंस्टाग्राम पे लड़की देखी होगी जिसके उनका ये आदमियों रहता जैसे बड़े बड़े मसल है ना, Right. वो अगेन कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर्स हैं, उन्होंने टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट किया है, उन्होंने 1000 तरह के स्टेरॉइड्स लिए हैं। तुम नेचुरली वैसी बॉडी नहीं बना सकते। आप इंस्टाग्राम पे जाके नेचुरल इन्फ्लुएंसर्स को देखो, उनकी बॉडी वैसी नहीं है, दे लुक लाइक एवरीबॉडी एल्स, है ना। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और इसी की वजह से इतने इश्यूज लड़कियां फेस कर रही हैं पर मसल ट्रेनिंग नहीं करेंगी, क्योंकि स्टिग्मा है, राइट। तो आजकल तो मेरे ख्याल एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनको सर्च कर लेना, मैं नाम भूल गया हूँ, वो एक दादी अम्मा है, वो अच्छा। वेट उठाती हैं 100 किलो। हाँ अच्छा। हाँ, शी इज़ वेरी क्यूट और वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हैं एंड दे आर स्ट्रॉन्गर देन एनी ऑफ अस हियर। डेडलिफ्ट भी करते हैं। हाँ, 100 के डेडलिफ्ट 150 का हमारे से नहीं उठेंगी, वो उठा लेती हैं। कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए भी स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथनिंग करके वो हल्क बन जाएंगी। हाँ, उनके लिए उल्टा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो मोस्टली स्टिग्मा में रहे हैं थ्रू आउट द चाइल्डहुड। वर्कआउट का कभी उन्होंने सोचा, बिकॉज उनको हमेशा ये लगता था कि वर्कआउट तो आदमी करते हैं, जिम आदमी जाते हैं, राइट। और इसीलिए फीमेल्स में वो बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, हार्मोनल इश्यूज, क्योंकि मसल नहीं है, शुगर मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही है, राइट। और इसीलिए फैट बढ़ जा रहा है बहुत ज़्यादा, राइट। आज से 30 साल 40 साल पहले की बात करें तो वुमेन के पास बहुत काम होता था करने को घर में। जी, औरत के पास मेड्स नहीं होती थी, वो घर का काम खुद करती थी, है ना। और जो भी बाहर जाना खेतों में काम करती थी, तो जी। उनकी बॉडी आई थिंक पहले अच्छी रहती थी, पर 100%, पिछले 20-30 सालों में वो सब काम घट गए हैं। मोस्टली डेस्क जॉब्स हैं, मेड्स घर में काम कर रही हैं बिल्कुल। और वो स्ट्रेंथन कर ही नहीं पा रही अपने आप को, बिल्कुल। है ना। तो कहीं ना कहीं उनके लिए और बेसिक हैबिट्स पे भी है ना यार, कि पहले आप देखो, जो जितने भी हम काम कर रहे थे, जमीन पे बैठ के काम होना है ना। अगर बाहर जा रहे हो, खेती बाड़ी कर रहा है कोई, वो जमीन पे बैठ के उन्होंने काटना, घर पे पोछा लगा रहे हैं बैठ के करना, स्क्वाट्स ही तो हैं वो, वो सब लेग्स की स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेंथ है और मोबिलिटी है, पेल्विक एंगल इंक्रीज्ड है, राइट। अब आज हम कोई काम नीचे बैठ के नहीं करते ना, जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, राइट। डेस्क जॉब्स हैं सबके पास। और सो ये वाले सारी हैबिट्स चेंज होने के बाद, इनफैक्ट इंडिया में पहले हर किसी के घर में इंडियन टॉयलेट होता ही था, दोनों हो सकते थे पर इंडियन होता ही था, आजकल नहीं होता भाई। तो वो टांगों की बिल्कुल स्ट्रेंथ खत्म होती जा रही है, घुटनों की मोबिलिटी नहीं है, हिप की मोबिलिटी नहीं है, बहुत बेसिक इश्यूज हैं। और इसकी वजह से मतलब ये मोबिलिटी पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का तो चलो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है जो हैबिट्स का आप कह रहे हो, क्योंकि वो स्क्वाट्स ही है ना, टांगों के मसल भी तो बढ़ेंगे, जो बैठेगा वो उठेगा भी सही, राइट। तो वो मसल ट्रेन होगा ही होगा। बट आजकल हम कुछ भी नहीं करते ऐसा, तो मसल बिल्कुल खत्म हो गया है। जो भी कार्ब्स खा रहे हो डायरेक्टली जाके फैट बनेंगे, कहीं एनर्जी यूजेज ही नहीं है उसकी। पहले कहते थे कि रोटी दाल खाते हैं, घी खाओ बहुत सारा, दूध पियो बहुत सारा, पर कहीं ना कहीं उस टाइम ये भी था कि कल्चर में काम बहुत ज्यादा होता था, सब पैदल चल के जाते, सब करते थे। आज की डेट में वो सब नहीं हो रहा है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेन नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वो बॉडी आपको हार्म ही करेगी, वो अच्छी चीजें भी आपको एक बुरा इफेक्ट देंगी। जी बिल्कुल। और फैट लॉस और वेट लॉस भी एक डिफरेंट चीज़ है। ये बहुत एक कॉन्सेप्ट है। हम लड़कियों में इस चीज़ को देखेंगे कि कोई भी अगर फीमेल क्लाइंट आती है ना, वो कहती है मुझे वेट लॉस करना है। मोस्टली आदमी जो आते हैं ना, अनलेस दे आर लाइक रियली ओबीज, दे वुड बी लाइक आई वांट टू गेन सम स्ट्रेंथ and I want to be stronger or maybe lose some weight, but weight loss और fat loss ये बहुत दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लोगों को लगता है कि ये इंटरचेंजेबल है, बट इट्स नॉट। लाइक लेट मी आस्क यू गाइस, आपका वेट कितना है? 72। लेट्स से आपको 65 किलो करना है, राइट। हाथ काट के फेंक दो ना, 5 किलो 7 किलो कम हो गया, दैट्स वेट लॉस। नंबर नीचे चला गया, बट इज इट हेल्दी? नो। एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ ताकि सबको समझ आए। Let's say there's a 35-40 year old woman जिसको PCOS है, 35 year old woman, उसको PCOS है, वो डॉक्टर के पास जाती है और उसकी बॉडी में कोई मसल नहीं हो गया, तो मुझे PCOS है, वो उसको हार्मोन्स की दवाई देगा और बोलेगा आप सैर करनी शुरू कर दो और वेट कम कर लो। That's all he's gonna say. एक नॉर्मल पर्सन, हमारी भी इंटरप्रिटेशन यही होगी, घर जाएं
और हम डाइट कम कर दें, वो बिल्कुल सैलड्स पे आ जाएगी, राइट। सुबह सैलड खा रही है, शाम को सैलड खा रही है, रात को दाल रोटी खा रही है, और सुबह चल रही है 1 घंटा, शाम को चल रही है 1 घंटा, रात को चल रही है 1 घंटा। फिर भी उनका रहता है कि मैं कितना कम खा रही हूँ फिर भी लॉस नहीं। उससे हो क्या रहा है, बॉडी क्राइसिस स्टेट में चली गई। बॉडी को लग रहा है ये खाना तो खा नहीं रही, अब पता नहीं खाना कब जाके मिलेगा, मैं फैट को स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि फैट इज एन एनर्जी सोर्स। मसल का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ स्टोर ही कर रही है, स्टिमुलस नहीं है ना मसल पे। मसल को मैं ब्रेक डाउन कर देती हूँ, क्योंकि फैट तो कल को काम आएगा, क्योंकि खाना तो मिल नहीं रहा। फैट को डिसॉल्व करके कल मैं एनर्जी बना लूंगी, अगर क्राइसिस कंटिन्यू रहा। बॉडी को थोड़ी पता आप जान के कर रहे हो, बॉडी के लिए तो क्राइसिस है। तो बॉडी मसल ब्रेक डाउन करने लग जाएगी, आप क्योंकि स्टिमुलस नहीं दे रहे, आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो। तो बॉडी ने मसल ब्रेक डाउन कर दिया, जो काम आना था, जो जिस चीज ने एक्चुअली आपकी हेल्प करनी थी, जो ऑलरेडी कम था, वो भी ब्रेक डाउन कर दिया और फैट रख लिया। अब हार्मोनल इश्यूज फिर बढ़ जाएंगे, आप डॉक्टर के पास फिर जाओगे कि ये क्या हुआ, मैं तो कब से कोशिश कर रही हूँ। वो बोलेगा कि एक्सरसाइज करो, आप बोलोगे तो डॉक्टर गंदा है, डॉक्टर चेंज। डॉक्टर को बोलना चाहिए था मसल ट्रेनिंग करो। वेट कम हो या ज्यादा हो, डजंट मैटर, मसल इज इम्पोर्टेंट। फैट कम होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी ऑप्टिमाइज एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। कि मुझे पता चल रहा है ना कि मैं मसल ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, वेट बढ़ेगा बट फैट नहीं बढ़ रहा, सो इट्स नॉट अनहेल्दी। सो आई हैव टू मेक श्योर माई क्लाइंट डजंट फ्रीक आउट। उसको लगेगा मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया, भाई तो 2 किलो मसल है जो तुम्हारे काम आएगा, फैट हम कम करेंगे टाइम के साथ, राइट। बट पहले हम वो चीज़ तो फिक्स कर लें जो रूट प्रॉब्लम है। और इसमें होगा क्या, जैसे ही वो गिव अप कर देंगे, वो वॉकिंग करी जा रही है, ब्रेक डाउन हो गया मसल और हार्मोन्स ठीक हुए नहीं, इंसान का मेंटली गिव अप आ जाएगा। कब तक सैलेड खाओगे, राइट, गिव अप आ जाएगा। फिर वो जैसे ही बंद करेगी, फैट और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपने खाना ज़्यादा कर दिया, और जो मशीन, जो इंजन फ्यूल बर्न कर रहा था, वो भी आपने तोड़ दिया। अब जो फ्यूल जा रहे हैं वो सारा फैट बन रहा है, एंड that causes morbid obesity. Okay, will get like really obese, और वो सारा फैट है, राइट। ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो विमेन को समझना चाहिए कि फैट लॉस और वेट लॉस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मसल हमेशा बढ़ाना है और फैट हमेशा कम करना है। एज लॉन्ग एज हम सिर्फ स्केल को देखते रहेंगे कि ये नंबर किसी तरह कम हो जाए, फिर हाथ काट के फेंक दो। सास्काटून में अगर किसी को डाइट के लिए एंड पर्सनल ट्रेनिंग के लिए अगर कुछ पूछना है तो आप लक्ष्य भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।